मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त डॉक्टर माननीय अंतरीक्ष जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। तालियों से स्वागत करें। सोहेल काज़मी जी हमारे बीच में हैं, चीफ एडिटर हैं तस्कीन के। आप तालियों से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे नेशनल कन्वीनर जनाब मोहम्मद अफजाल जी से गुजारिश है कि वो मंच पे आए। तालियों से, जोरदार तालियों से। हमारे बीच में मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से जनाब सलीम अशरफी जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी स्टेट के कन्वीनर हैं नजीर मीर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में कुछ ही मिनटों तक सैयद शाह नवाज जी आने वाले हैं। मैं विक्रम रंधावा जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय अंतरीक्ष जी का स्वागत करें बुक का पेश करके। मैं अबे बरगाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो सोहेल काज़मी जी का बुक का पेश करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अफजाल जी का, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उनको बुका पेश कर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली। मैं मंजूर बढ़ाना जी से गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से, जोरदार तालियों। सलीम अशरफी जी, मैं हाफिज जवेद जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे स्टेट के
कन्वीनर है नज़ीर मीर साहब। मैं सैयद शाहनवाज जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और सबका हवाई वजीर भी रहे हैं, शहरी हवाबाजी के वजीर भी हैं। उनसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सैयद शाहनवाज यूनुस कुरैशी हाँ ये भी राज्य मंत्री का कोई रह गए 1 2 3 4 5 6 इज्जत माल वाली जनाब इंद्रेश कुमार जी, मोहम्मद अफजल साहब, सुहेल कादरी साहब, मौलाना सलीम अशरफी साहब, जनाब नज़ीर मीर साहब, यहाँ पर जनाब गुलाम अली साहब, यहाँ पर आए हुए पूरे हिंदुस्तान से, मुल्क से मोहब्बत करने वाले भाइयों और बहनों, किसी जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद बोलना और किसी सेमिनार में इंद्रेश कुमार जी के बाद बोलना सबसे कठिन काम। लेकिन मैंने अटल जी के बाद भी एक बार बोला है, जब मैंने धन्यवाद किया था सभा का, जब वो मेरे क्षेत्र, मेरे शहर में आए थे पुल का शिलान्यास करने, तो एसपी जी ने बहुत लोग मंच पर बैठने नहीं दिए थे और बाद में तय हुआ कि धन्यवाद कौन करे, तो कोई स्थानीय नेता नहीं था, सारे मंत्री थे। तो अटल जी ने कहा कि आपका शहर है, आप ही धन्यवाद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं सर धन्यवाद करूंगा तो कुछ बोलूंगा भी। उन्होंने कहा बोलिए, लेकिन हमसे ज़्यादा मत बोलिए। कई बार देखते हैं कि जो संचालन करते हैं वही ज़्यादा बोलते हैं। अभी जो नेताजी ने कहा और उसकी तशरीह शुरू करते हैं, और कई बार लोग जो धन्यवाद करते हैं वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम सभा में आए या धन्यवाद सुनने आए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है उसमें वो सफल हो जाए। मैं ये समझ रहा था कि जब मैं आया था वो इंद्रेश जी भाई साहब से मेरा रिश्ता बहुत पुराना वाला, और इतना पुराना है कि जो लोग तब जवान थे आज बुजुर्ग दिख रहे। मैं युवा मोर्चा में था, जम्मू कश्मीर मेरा दौरा सबसे ज़्यादा लगता था, और उस वक्त पूंछ राजौरी का मैं दौरा करता था, तब शमशेर जी जवान हुआ करते। मतलब अब वो बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, युवा मोर्चा के नेता हुआ करते। और तब इंद्रेश जी से मुलाकात होती थी, यानी इंद्रेश जी ने मुझे
एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी देखा है। तब भी मैं यहाँ आया और पहली बार ही मैं इतना मुतासिर इंद्रेश जी से हुआ कि जब वो दिल्ली केंद्र भी बना तो उनका हमारा संपर्क संबंध रहा। युवा मोर्चा में काम करते करते मैं भारत सरकार का मंत्री बना, तब भी इंद्रेश जी से संबंध रहा। लेकिन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दी। 2 दिन कबल मैं कोयला मंत्री हो गया था, एक कार्यक्रम तय कर लिया इंद्रेश जी ने और मैंने कहा मैं आऊंगा 2002 में। माहौल बहुत साजगार नहीं था उस वक्त। इंद्रेश जी ने कहा कि अभी घाटी में कोई सभा नहीं हो रही, आप आइए, हम पहली पब्लिक मीटिंग आपसे करवाएंगे। मैंने कहा लगता है इंद्रेश जी मेरे नाम के आगे नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है, लगता है शहीद शाहनवाज हुसैन लिखवाना चाहिए। और मैंने हाँ कर दिया, मैं जाना ही था क्योंकि मैं वजीर हो गया था और तब से ही मैं जेड कैटेगरी में चला गया। इसलिए जब कहीं जाते हैं तो टूर प्रोग्राम पहले भेजते हैं। मैंने अपने पीएस से कहा कि कश्मीर जाना है, वहाँ पब्लिक मीटिंग है। वो आईएएस थे, बोले सर वहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है आज। मैंने कहा नहीं होगी, आप चिंता मत करें। इंद्रेश जी का बुलावा था कि 2 दिन कबल मुझे प्रमोद महाजन जी का एक फोन आया, मैं CTV पर बहस के लिए जा रहा। उन्होंने कहा कि गाड़ी में हो जी, अकेले हो। मैंने कहा अकेले तो नहीं, मतलब बॉडीगार्ड है, एक राइट में बैठा है, एक सामने बैठा है। जब से मंत्री बने अटल जी अकेला रहने नहीं देते। उन्होंने कहा तुमको कलाम पाक की कसम। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कह रहे थे। जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो तुम रेनू से भी मत कहना, मतलब मेरी अहलिया का नाम लेकर। और प्रमोद जी बहुत गिनते थे चीजों को। बोले तुम हिंदुस्तान की सरकार में, हिंदुस्तान की कैबिनेट में, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रहे। मैं तो कोल मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट चार्ज, कोयला मंत्रालय सुना ना कितना अमीर मंत्रालय, बड़ी चर्चा होती, लेकिन मेरी कोई चर्चा नहीं होती। मैं कोयला मंत्री रहा हूँ लेकिन मेरा परिचय कराया जाता है मैं शहरी हवाबाजी का मंत्री। उर्दू का तर्जुमा बहुत खतरनाक। अभी हवाई मंत्री और फिर शहरी हवाबाजी। तो लोग कहते हैं कि मैं हवाबाजी वाला हूँ। हवाबाजी नहीं करता, मैं जमीनी आदमी हूँ, चुनाव जीत कर आता हूँ। तो शहरी हवाबाजी। और जब प्रमोद जी ने कहा तो मैं घर आया, फिर मैंने कहा कोई अभी कैबिनेट में शफल भी नहीं है। और प्रमोद जी ने एक और बात, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले। मैंने कहा किसका? बोले महाराजा हरि सिंह जी के पुत्र डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तुम तोड़ो। मैं दंग था। तब मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे विभाग क्या मिलने वाला। मैं इस बात पे खुश था, चलो मैं कोल में था, कोल से मुझे अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए तो इसी में बना देते तो अच्छा है। मैं उसमें बहुत काम कर रहा था, बहुत मैंने नाम किया था उसमें।
फिर मुझे लगता था मैं युवा हूँ, अगर मुझे युवा खेल दे देंगे शायद मंत्रालय जब कैबिनेट देंगे तो बड़ा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूरा कैबिनेट मिनिस्टर पूरा मालिक ही होता उस मंत्रालय। अब मैं घर आया, उन्होंने कसम दे रखी, और हमारी उम्र में बात बचती है, हम तो कोई इंद्रेश जी है नहीं। और मैं आया तो मैंने अपनी मिसेस से पूछा कैसी हो, तो उसने बोला क्या बात है, आप तो कभी ऐसे पूछते नहीं, वो सब चीज बोला कि गड़बड़ है, वो भी मुझे जानती है कि मैं इस तरह से बातें नहीं करता है, नॉर्मल बातें कर रहा था और सब ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या बात है। मैं जब चुनाव जीता था किशनगंज से, जहाँ 67% मुस्लिम आबादी है, तभी मेरी पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी थी, बहुत सम्मान दिया, सीधे मंत्री बनाया था, और मंत्री में बनने वाला था, उसकी वैसी खुशी नहीं हुई। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाएंगे, इस उम्र में इतना भरोसा करेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। दूसरे दिन अडवाणी जी का फोन आया, दिल्ली में ही रहिएगा। बड़े लोग तो बताते नहीं, प्रमोद जी क्योंकि बहुत मानते थे तो एक संबंध था। मुझे अडवाणी जी को क्या बताता, मुझे तो सब कुछ मालूम ही है। फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, ओथ के बाद माननीय इंद्रेश जी का फोन आया। अब ओथ होता है तो दिल्ली में तो बड़ा रिवाज है, जब आप अरूज पे रहेंगे तो वो फूल वाला जो है, जब आप सरकार में जाएंगे तो सारे फूल आपके यहाँ, आपके जन्मदिन का फूल, आपकी मैरिज एनिवर्सरी का फूल, आपके बच्चे का जन्मदिन, मतलब वो लोग दिल्ली के लोग पता कर लेते हैं क्या क्या इसके पास है। और फूल वाला भी वही है, अगर आप हुकूमत में हैं तो उस फूल वाले को बता देंगे आज शाहनवाज साहब को भेजना, और अगर हम नहीं है, अब पता लग जाए कि अफजाल साहब होने वाले हैं तो उसको बता देगा वो जो फूल भेज रहे हो ना इस एड्रेस पे नहीं, इस एड्रेस पे। दिल्ली में वो मैं मंत्री बना, पूरा घर फूल से भरा था। मैं दिल्ली का ही कार्यकर्ता रहा, युवा मोर्चा में वहीं से काम करता। दिल्ली में मेरी जान पहचान भी बहुत थी। अब वो उसी बीच में फूल के ढेर में बैठा था कि माननीय इंद्रेश जी का फोन कश्मीर से आया। मेरी अलिया बगल में बैठी थी, कहा भाई वो आ रहे हो ना, वो परसों आना है। मैंने कहा जी 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 सर। अब मैं क्या कहता, मेरे घर के लोग मेरे से नाराज कि साहब अभी मंत्री बने, हर बार जब मंत्री बनते थे या कोई प्रमोशन मिलता था तो मैं अजमेर शरीफ जाता। मेरे घर के लोग कहते थे पहले अजमेर शरीफ जाइए फिर कहीं जाइए। और वो जो कार्यक्रम था, जब इंद्रेश जी का कार्यक्रम था वो मंडे को था, बीच में संडे। इंद्रेश जी को मैंने आज पहली बार मैं बता रहा, मतलब ये पता है इंद्रेश जी को कि दुविधा में पहली बार बता रहा। अब मैंने कहा कि वो मंत्रालय खोलो, मैं संडे को ही अब मंत्रालय में बैठ जाता हूँ, क्योंकि कई लोग मिल गया। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, इसमें हमारा ज्योतिषी पे भी विश्वास करने वाले लोग, वास्तु पे भी विश्वास करते हैं, अंक गणित पे भी विश्वास करते हैं, और सारे समर्थक हैं। तो आपको वो हमें कहने लगे पहली बार शांत जगह जाना चाहिए, आप मंत्री बने। तो मैंने कहा देखिए जहां मैंने वचन दे रखा है वहां से मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता कि मैं नहीं आ सकता। तो मैं वहां से मंत्रालय गया, और सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद मेरी जो पहली फ्लाइट थी वो कश्मीर में लैंड की, और वो माननीय इंद्रेश जी के आमंत्रण से। अब यहाँ से मैं लौटा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, विधवाओं को इन्होंने मशीन दी, वो सब
और एक पब्लिक मीटिंग, पहली पब्लिक मीटिंग शायद इंद्रेश जी को याद हो, वो पहली पब्लिक मीटिंग इंद्रेश जी ने कहा कि हम करवा रहे हैं। और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो अडवाणी जी का फोन आ गया, बहुत गुस्से में फोन किया, आप कश्मीर गए थे? हम जी गए थे। आपने वहां सिलाई मशीन कुछ विधवाओं को बांटी है, मुस्लिम विधवाओं? मैंने कहा जी मैंने बांटी। तो आपने छेत्र सिंह पूरा की जो विधवाएं थी उनको क्यों नहीं दिया? मैंने उनको मैं सुनता रहा। मैंने कहा कि सर वो कार्यक्रम माननीय इंद्रेश जी का। अडवाणी जी ने कहा ठीक है। क्योंकि इंद्रेश जी का नाम विश्वास का दूसरा नाम। अडवाणी जी को पता था कि इंद्रेश जी का कार्यक्रम था, तो इंद्रेश जी ने किसी योजना के जरिए तहत वो कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम हुआ और वहां से मैंने इंद्रेश जी का वो काम किया। ऐसे तो मैं इंद्रेश जी को बहुत दिनों से जानता हूँ और बहुत, मैंने जब यहाँ प्रांत प्रचारक थे तब आना, उनसे मिलना और कई बार साथ जाना। शमशेर जी हमारे साथ जाया करते थे, हम अभिजय जौली जब आते थे तो जाते थे। लेकिन मैंने वो सोच ली और मैं दंग रह गया। मुझे कई परिवार में इंद्रेश जी कश्मीर में ले गए और कई लोगों से जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो उनसे मोहब्बत करने वाले, उन सबसे मुलाकात कराई। उसके बाद खुद वन मैन आर्मी बनकर इंद्रेश जी काम कर रहे, फिर उसको संगठन का रूप दिया और आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर पर मैं कह सकता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में आज अक़लियतों का, इस मुल्क से प्यार करने वालों का ये देश का सबसे बड़ा संगठन है जो आज भी इंद्रेश जी जब भी आप मुझे कश्मीर बुलाते हैं, जम्मू कश्मीर, तो एक दुविधा आकर खड़ी होती। आज भी पार्लियामेंट में बहुत झगड़ा था, 3 लाइन व्हिप था, यानी अगर मैं व्हिप को ना मानूं तो सदस्यता भी जा सकती है। मैंने कल सुषमा जी से जानबूझ के नहीं पूछा, मैंने टिकट करा लिया 1:35 की फ्लाइट और मैंने जब वो झगड़ा होने लगा फिर मैंने सुषमा जी को कहा कि दीदी मुझे जम्मू जाना है। कल जम्मू जाने का टाइम है, मुझे पता नहीं, पार्लियामेंट है और आपको पता है मैं कोई बैक बेंचर तो नहीं, मैं फ्रंट रो वाला हूँ, मतलब सेकंड रो में मेरी सीट है। वो कोई तुष्टिकरण नहीं कहीं आपको लगे मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है इसलिए मुझे वहाँ बैठाया गया है, क्योंकि मैं एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, इसलिए मेरी सीट वहाँ पर सेकंड रो में है। तो अगर मैं नहीं रहूँ तो दिख जाता है, पीछे पीछे कहीं बैठे चुपचाप निकल गए तो चलता। और पार्लियामेंट के अंदर सुषमा जी के साथ है, उनके इशारे पे सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आज कैसे जा सकते हो? फिर मैंने उनके कान में कहा जी वो इंद्रेश जी का कार्यक्रम, आप जानते हैं मैं इंद्रेश जी का नाम कैसे लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, देख लो, पता कर लो हाउस का क्या है, क्योंकि सुषमा जी तो जाके स्पीकर से, सेक्रेटरी जनरल से या और लोगों से, अदर पार्टी से नहीं बात करेंगी, वो हमें कहती हैं, हम जाते हैं। तो मैंने जाके पवार साहब के कान में बात किया। मैंने कहा देखिए अगर आप बिल पास करेंगे तो आज कल ही मैंने कह दिया था कि टेबल वेबल हम लोग गड़बड़ होने वाला, संसदीय मर्यादाओं को तोड़िए मत। भ्रष्टाचार पर देश नाराज है और आप जबरदस्ती पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं और हम पर इल्जाम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। दोनों का क्या होना चाहिए? कहता साहब ये दोनों हाथ से लूटे और हम दोनों हाथ से ताली बजाकर इनके गलत काम पर पार्लियामेंट में बैठकर क्लैपिंग करते रहे, इसके लिए हमें आवाम ने चुनकर नहीं भेजा। मेरे यहाँ से, मैं भागलपुर से सांसद हूँ, तो मेरे यहाँ के लोगों ने तो मुझे ही सरकार में भेजा।
उनको उम्मीद तो ये थी कि सरकार बनेगी, अब नहीं बनी, नंबर कम आया तो हम विपक्ष में। पवार साहब ने कल से ही मीडिएट किया पीछे, लेकिन आज पता लगा कि 12 बजे साझेदारी हो जाएगा, तो वंदे मातरम हो गया 12 बजे, और वंदे मातरम हो और उसमें शाहनवाज हुसैन न हो, ये भी सही नहीं। तो मैंने फ्लाइट ही, मुझे पता लग गया था, मैंने कल ही रात में खबर कर दिया था, क्योंकि मेरे अदर पार्टी में भी रिश्ते हैं। अब अदर पार्टी में रिश्ते का मतलब ये मत समझिएगा मैं अपनी पार्टी का 24 कैरेट का सदस्य, मतलब उसमें हमारी पार्टी मेरे पर विश्वास करती है, इसलिए मैं बातचीत कर सकता हूँ लीडर के बिहाफ पे। तो मेरे जो सोर्स थे उसने बता दिया कि आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, क्योंकि जो कोल स्कैम में सीबीआई ने जो ड्राफ्ट को बदला है प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, पीएमओ के अधिकारियों ने जो उसमें बदलाव किए, लॉ मिनिस्टर ने जो बदलाव किए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार आने वाली, फिर पार्लियामेंट में क्या मुंह लेकर ये आएंगे, इसलिए कांग्रेस आज साइनडाई नहीं हुआ, साइनडाई का मतलब, लेकिन कांग्रेस के साइनडाई संसद का नहीं है, ये कांग्रेस के लिए साइनडाई है। ये क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है तो किसने आपको अधिकार दिया ड्राफ्ट को चेंज करने का? और उन्होंने कहा कि सीबीआई सरकार की तोता बन गई, सरकार की मिट्ठू बन गई, और जो लोग जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनका अधिकारी ड्राफ्ट कैसे देख सकता है? तो आज बड़ी फटकार लगी। इसलिए जब मैं आया तो पहले टेलीविजन वालों ने, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए मेरे से यहाँ पे सवाल। लेकिन जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मेरे मीडिया सेल कन्वेनर श्रीकांत शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने कहा साहब आज कर्नाटक का रिजल्ट आया और अब आप प्रवक्ता हैं, मैं और प्रकाश जावड़कर और निर्मला सीतारमण, यही 3 पुराने प्रवक्ता हैं, और आज कर्नाटक की गिनती है। आज वहाँ पर रिजल्ट हमारे लिए, हमारे अनुरूप नहीं आया है, तो आज तो वकील अच्छा बैठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जम्मू से करेंगे, लेकिन जम्मू से कोई उस तरह का साधन नहीं। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछा, यहाँ से कुछ लाइव हो सकता है, डिबेट हो सकता है? मुझे लगता था कि यहाँ से हो सकता है, इसलिए मैंने टिकट कल की कराई 9:40। अंदर जी आपके साथ ये आप भाषण कर रहे थे, अभी फोन आया कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो कश्मीर से के कार्यक्रम में आने के लिए आज कर्नाटक का रिजल्ट, सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके साथ मेरा जम्मू आना, तो ये सारी चीजें होते हुए भी मेरे लिए, वो कहते हैं ना, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो आज मैं देश के लिए जम्मू कश्मीर आया, क्योंकि इंद्रेश जी दल के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े, पार्टी में आदमी जुड़ता है तो सोचता है कुछ मिल जाए, टिकट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तो बड़ा पद मिल जाए, पद न मिले तो कुछ और मिल जाए। लेकिन इंद्रेश जी की जो सेना है, तो इंद्रेश जी ने यहाँ लोग तैयार किए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, ये पद के लिए नहीं, ये देश के लिए काम करने वालों का समूह है। और मैं मानता हूँ कि जो समूह छोटा भी, लेकिन अगर वो जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई थी तो बहुत बड़ा समूह नहीं था। समूह छोटा होता है तो ज़्यादा मेहनत करता है, और छोटे समूह को आपने बड़ा भी कराया। मैं इंद्र जी उस विषय को छोड़ रहा हूँ, जो विषय आपने लिया है मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ, क्योंकि जो बातें इंद्रेश जी के मुख से आ गई वही बातें अगर मैं कहूँगा तो मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं इंद्रेश जी के स्तर को टच कर सकता हूँ। इसलिए जो जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बातें कही है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। और मैं मानता हूँ इस बात को कि इस देश में धारा 370 जब लगी थी तो इतनी मेहनत नहीं हुई थी लगने, जितना खत्म करने में पहाड़ टूट रहा है। 1 मिनट का काम, इच्छा शक्ति चाहिए, और इस देश की आवाम की भी इच्छा शक्ति चाहिए।
अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने 180 की जगह 272 सीट दे दिया होता, आज धारा 370 इस धरती पर नहीं होता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। तो सरकार के कैबिनेट के सदस्य के नाते हमें देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कई मुद्दों पर कई बार हमारे कार्यकर्ताओं की भी हमसे शिकायत होती है। आप सरकार में थे, आपने क्या किया? हम सरकार में तो रहे, लेकिन सरकार में अपने बल पर कभी हम नहीं रहे। अब वो दौड़ आ रहा है, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रही। एक दिन आए, ऐसे तो जहाँ मीडिया के भी लोग बैठे ये सोच रहे हैं बीजेपी का कैसा तर्जुमान। अभी कर्नाटक हारा, अभी उसकी गिनती पूरी नहीं हुई, ये देश की सत्ता की बात कर रहा। कर्नाटक हम अपनी गलतियों से कहते हैं ना कि वहाँ तो आवाम हमारे साथ ही, लेकिन कहते हैं कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं, कहीं न कहीं हम में कमी हो। और इलेक्शन में आज मैं जब आ रहा था पार्लियामेंट में तो मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने उनके सवाल का जवाब आज अटल जी की कविता से दिया, तर्जुमान के तौर पर। मैंने कहा क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, एक नया गीत गाता हूँ। तो हम लोग कर्नाटक से सीखेंगे और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई कांग्रेस, कर्नाटक का तिनका भी उसको देश में बचा नहीं सकता, ये बात उसको मालूम होना चाहिए। कर्नाटक जीते लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको सबक मिल गया, कहीं खुशी कहीं गम। उनको खुशी मिली होगी 12 बजे तक, और अभी 12 बजे के बाद कर्नाटक तो मिल गया, लेकिन देश आपके पास रहेगा कि नहीं ये देश की जनता तय करेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के मसले पर बहुत संजीदा तकरीर की जरूरत है, बहुत संजीदा बात करने की जरूरत है। जज्बाती बातें कर देना, कई बार हम लोग के यहाँ वक्ता होते हैं, हम लोग के आइडियल है अटल बिहारी वाजपेयी, तो जो वक्ता आता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह बोलना चाहता है, यानी जिसके जो आइडियल हो। तो जज्बाती बातें तो बहुत होती, अब कोई आएगा, आने के लिए तो मंच पर आकर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई को बयान करना भी जरूरी है। आज दुनिया तरक्की कर रही है, कई बार लोग कहते हैं कि यूपी में तरक्की हो गई, गुजरात में तरक्की हो गई, बिहार में तरक्की हो गई। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की सड़कों में जाइए, सड़क में तो नागालैंड में भी सड़क बन गई, सिक्किम में भी बन गई, दीमापुर में भी बन गई। आप कहीं जाइए सब जगह, क्योंकि अपने देश की इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो डेवलपमेंट आएगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इतना बड़ा बड़ा पैकेज आ रहा है, कितने पैकेज, वो डल लेक है, अगर डल लेक में जितना पैसा आया है उस पैसा को बांट के अगर कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के घर में भेज दिया जाता तब भी कई लोगों की गरीबी दूर हो जाती। लेकिन वो डल लेक क्या है उसमें समझ रहे हैं जैसे कीचड़ नहीं है। मैं तो कीचड़ देखता हूँ दूर से, मुझे लगता है जैसे सोने के सिक्के रखे हो। यानी वो डल लेक में कितना पैसा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर सही कहते हैं 100-200 फैमिली है जो अंग्रेजी बोलती है, हिंदी बोलती है, पढ़ना पढ़ती है, लिखती है, और सियासत में भी उनके बच्चे आते हैं। टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि कश्मीर का लेवल क्या। कश्मीर के जो भी नेता आते हैं वो इंग्लिश चैनल पर इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखते, तो क्या पूरे कश्मीरी आवाम को इंग्लिश आती है? नहीं। कुछ फैमिलीज वही ब्यूरोक्रेसी में, वही सियासत में, वही बिजनेस में, वही व्यापार में है और वही आंदोलन में है, वही पत्थर चलवाते हैं, वही पत्थर खाते हैं, और वो यहाँ से भी डोनेशन ले रहे हैं और कुछ लोग उधर से भी डोनेशन ले रहे हैं, दोनों जगह का माल बांट कर खा रहे हैं। और ये जो आम आवाम है, जो कश्मीरी आवाम है, उसका दर्द सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, ये सही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उनका दर्द होना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेला, आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के
जख्म पर मरहम लगाए थे। आज कश्मीरी आवाम का बिजनेस छिन गया, व्यापार छिन गया। आज कहा जा रहा था कि वहां से सेब और वो चल रहा था। हमें तो कश्मीर के बारे में याद है कि कश्मीर की जो कारपेट है उसको छू लेने से लोगों को लगता था कि वो हैसियत होती थी कि उसको